मार्केट्स में अभी भी खरीदारी का दौर है, स्पेशली मेटल स्पेस में आज बाइंग है और हिंडाल्को इसे लीड कर रहा है 4.5% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये कामकाज करता हुआ। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट इस वीकेंड के दौरान हुआ, जहां पर पिछले हफ्ते राज्यसभा में पास होने के बाद आज लोकसभा में जीएसटी बिल पेश होगा। लोकसभा में आज ही जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद भी है। जीएसटी बिल के हकीकत बनने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी। जी बिजनेस के एडिटर इनपुट राजेश सिंह से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से भारत की स्थिति अलग है, इसलिए यहां महंगाई नहीं बढ़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जनता के दबाव की वजह से कांग्रेस जीएसटी पर झुकी। 10 साल में जो बिल पास नहीं हो सका उसे आपने कर दिखाया, कैसे मैनेज किया, कांग्रेस को कैसे मनाया? मुझे लगता है कि एक जनमत का बहुत बड़ा दबाव था और देश की अर्थव्यवस्था की ये एक वास्तविक आवश्यकता थी। तीसरा, जो कांग्रेस ने कंसर्न्स किए थे उनमें से कुछ हम लोग अकोमोडेट कर पाए। बातचीत के माध्यम से ये समस्याएं हल होती हैं और बाकी सभी राजनीतिक दल तैयार थे। तो कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि मैं अलग थलग पड़ जाऊं। तो इन सब विषयों का ये असर पड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी समझी और मैं इसके बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस कानून का समर्थन किया। पर दूसरा जो सबसे कंटेंशन इशू ये हो रहा है कि कांग्रेस का, चिदम्बरम साहब ने कहा कि 18% से ज़्यादा अगर आप रख रहे हैं रेट तो काफ़ी वो इन्फ्लेशनरी होगा, जबकि राज्य जो है वो चाह रहे हैं 21 से 24% हो। ऐसा है कि जिन्होंने सरकार चलानी है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी ये मालूम है और मुझसे या चिदम्बरम साहब को जितना मालूम है, हमसे ज़्यादा ही मालूम है कि जनता के ऊपर अनावश्यक बोझ ना पड़े। लेकिन इतना टैक्स जरूर आ जाए जितना शासन चलाने के लिए आवश्यक है। शासन घाटे में नहीं चल सकता। घाटे में चलेगा तो सरकारी कामकाज रुक जाएगा, विकास कार्य रुक जाएंगे, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं रुक जाएंगी। और इसलिए राज्यों का यह निर्णय है कि टैक्स दर मौजूदा दर से नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो इन्फ्लेशनरी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन इतना टैक्स आ जाए जितना खर्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, पर सर टैक्स वाइडन भी होगा इससे, जीएसटी से। देखिए, जीएसटी के जो 3 लाभ होंगे कि टैक्स बेस वाइडन होगा, इवेजन कम होगा क्योंकि सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो टैक्स एक स्टेज पे दिया है उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे बचत आएगी। और कई ऐसे सिस्टम्स होंगे, वस्तुएं होंगी जिनके ऊपर नेग्लिजिबल या लो दर्जे का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक है कि सबका सामूहिक असर ये होगा कि टैक्स दर कम आएगी ही आएगी। बिल्कुल सर, आप चाह रहे हैं कि विंटर सेशन में जीएसटी बिल आ जाए, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट 15 से 16 राज्यों को अपने यहाँ बिल पास करना है। वो ज़्यादा कठिनाई का विषय नहीं है, तो क्या मुझे लगता है अगले 1 आध महीने में हो जाएगा। पर आपको लगता है स्टेट स्पेशल सेशन बुला के इसको करेंगे? कुछ स्पेशल सेशंस बुलाएंगे कि कुछ लोगों ने अपने मॉनसून सेशन एडजर्न किए हैं, प्रोरोग नहीं किए, इसी वजह से। तो आपको क्या, कौन कौन से मेजर स्टेट, क्योंकि एनडीए के अगर जहां तक मुझे पता है एनडीए के करीब 13 स्टेट्स हैं। मुझे लगता है सभी राज्य करेंगे, कांग्रेस के राज्य भी करेंगे और क्षेत्रीय दलों के राज्य भी करेंगे। दूसरा जो सर इशू है कंपनसेशन को लेकर, पहले 3 साल का था, फिर 75% और 50% था, अब 5 साल तक कंपनसेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस आधार पे? वो सारा फॉर्मूला और फंक्शनल डिटेल्स काउंसिल तय करेगी और मुझे लगता है कि किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होगी। और मैं तो उम्मीद लगा रहा हूँ कि नुकसान हो ही ना किसी का। कारण ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग राज्य हैं जिनको थोड़ा नुकसान हो सकता है आरंभ में, उनको सर्विस टैक्स का बहुत लाभ होने वाला है। अब महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो मुंबई के सर्विस टैक्स में उनका शेयर आ जाएगा। कर्नाटक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो बेंगलुरु के सर्विस टैक्स में उनका आएगा। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो चेन्नई का सर्विस टैक्स उनके पास आएगा। पर सर्विस टैक्स अगर बढ़ता है तो इसका महंगाई पे इम्पैक्ट होगा। आप 14% से इसे बढ़ा के 18% कर दे रहे हैं। कोई टैक्सेस कम होंगे, कोई बढ़ेंगे। जब कन्वर्जेंस होगा न्याय व्यवस्था में और मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस और वैट मिलाकर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे टैक्सेस होंगे नीचे आएंगे। सर्विस टैक्स ऑलरेडी 15% है।
तो इसलिए जो भी दर होगा तो उसमें मार्जिनल असर पड़ेगा। दूसरा एक है सर, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी पे कोई क्लैरिटी नहीं। ये क्लैरिटी है कि अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी नहीं आएंगे। देखिए, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये जीएसटी काउंसिल के दायरे में आता है, और स्पेसिफिक टैक्सेस ये जीएसटी काउंसिल इस पर निर्णय लगेगा। और जीएसटी काउंसिल का गठन कब तक हो जाएगा? देखिए, जैसे ही राज्य अपनी स्वीकृति देंगे 50% और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विल कम इनटू फोर्स। दूसरा ये कहा जा रहा है सर कि जीएसटी आने से महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ होगा, नौकरियां बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है सर, कब तक इसका रियल? ये कोई अंदाज़ा है कि कुछ समय बढ़ेगी और उसके बाद महंगाई नीचे आ जाएगी, ये आकलन है, ये कुछ देशों के अनुभव पे आधारित है। पर हमारे यहाँ अगर मौजूदा दर गुड्स पे टैक्सेस की 27 से 30% है और आज हम बात कर रहे हैं कि 18 हो कि 22 हो, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो टैक्स नीचे ही आने वाला है, उसको बढ़ने की संभावना कम है। जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे एफएम अरुण जेटली को, जिनका मानना है कि जीएसटी बिल आने से जो आशंका लगी हुई है कि शायद महंगाई बढ़ सकती है, वो नहीं बढ़ेगी क्योंकि रेट जो है वो कम ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि आपको इस वक्त कौन से सेक्टर्स में और शेयर्स में निवेश करना चाहिए। शुरुआत चंदन मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आपकी तरफ से दो चॉइसेस पोजिशनल पर्सपेक्टिव से क्या होंगी जहां पर निवेशक निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए बाजार में मोमेंटम बना है और अपने 52 वीक्स हाई के आसपास खड़ा है, और इस तरह यहाँ पे सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बनता हुआ नजर आएगा। काफ़ी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, बट काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी आउट परफॉर्मेंस करने के चांसेस है। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो सकता है। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा वोल्टास। देखिए 5-6 दिन पहले स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था 350 के लेवल को क्रॉस करके, और अभी एक वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक अपने ऊपरी लेवल को छूने को तैयार है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बन रही है, और जिस हिसाब से 2-3 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि एक नई तेजी का रुख यहाँ पे बरकरार हो सकता है। तो 345 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 370 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक यहाँ पे रहेगा LNTFH। देखिए DHFL, LIC हाउसिंग फाइनेंस, भारत फाइनेंस, सारे फाइनेंशियल काउंटर में अच्छे खासे मोमेंट देखे थे। LNT फाइनेंस है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जस्ट होने के लिए तैयार है। तो इसलिए यहाँ पे 84 के स्टॉप लॉस से 94 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जी चलिए, तो दो चॉइसेस आपको बताई गई हैं चंदन की तरफ से। वोल्टास में आप निवेश कर सकते हैं 370 का टारगेट रख के, और साथ ही LNT फाइनेंस पर भी आप निवेश कर सकते हैं, और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 94 के टारगेट्स यहां पर अचीवेबल लगते हैं। मिस्टर सेठी, आपके पास आना चाहूंगी। आपकी तरफ से दो चॉइसेस कौन सी होंगी? देखिए साक्षी, जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा मैक्लियोड रसेल। ये चाय बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कोइंसिडेंटली आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, और मुझे लगता है नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। जिस तरह से जो बाकी की चाय कंपनियां हैं, जैसे जयश्री टी है, हरिशन मलयालम है, इनके नतीजे अभी हाल ही में आए, तो उनमें जो टी सेगमेंट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है मैक्लियोड रसेल के भी नतीजे अच्छे आने चाहिए। तो मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, और अभी इसका स्टॉक प्राइस करीबन 195 रुपए का है। मुझे लगता है आज अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो वी कुड सी लेवल्स ऑफ 205 टुडे इटसेल्फ, और बाकी पोजिशनली मुझे लगता है 220-25 रुपए तक जा सकता है। और जो दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा TVS मोटर्स का। ये कंपनी भी एक बेहतरीन कंपनी है, 2 व्हीलर बनाने वाली। नतीजे हाल ही में आए थे, उसके बाद थोड़ी गिरावट देखी है, बट उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आया है। रिसेंटली इन्होंने BMW के साथ अपने टाई अप का अंतर्गत प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है, ऐसा इन्होंने मैनेजमेंट ने कहा भी है। तो मैं इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे तो बुलिश हूं, और मुझे लगता है इवन इन द शॉर्ट टर्म वी कुड सी लेवल्स ऑफ 315 to 320 रुपीज ऑन द स्टॉक। ओके, चलिए दो शेयर आपको बताए गए हैं। इस बीच ब्रिटानिया के नंबर्स आए हैं, आपको नंबर्स बताते हैं। मुनाफा 194 करोड़ रुपए 193.66 करोड़ रुपए से बढ़ के 219 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने दिया है, और सीक्वेंशियली भी 199 करोड़ से 219 करोड़ रुपए मुनाफा आया है। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी जो आंकड़ा है वो 261 करोड़ से बढ़ के 289 करोड़ इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। एबिटा करीब 316 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आए हैं, और आय फ्रंट पर अगर बात करें तो आय भी करीब 1997 करोड़ रुपए से बढ़ के 2162 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुई है, जो कि अनुमान से बेहतर तीनों ही लिहाज से देखे जा रहे हैं। कंपनी
भी क्योंकि ऑलरेडी डेट फ्री तो है ही, 2 टैक्स एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़कर इस तिमाही के अंदर ज़रूर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी की बॉटम लाइन है उसमें एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, चाहे आप YOY बेसिस की बात कर लें या फिर तिमाही दर तिमाही आधार की बात कर लें। इसके अलावा कंपनी के जो स्टैंड लोन बेसिस पे नंबर्स हैं वहाँ पर भी 238 करोड़ से बढ़कर 276 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग मुनाफा इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। तो सीक्वेंशली या YOY, कंसोलिडेटेड या स्टैंड लोन कंपनी के जो नंबर्स हैं हर लिहाज से ही सही दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जो वॉल्यूम फ्रंट पर कंपनी के नंबर्स हैं या फिर वॉल्यूम का जो आंकड़ा है वो कहना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मुनाफे फ्रंट पर और बिक्री फ्रंट पर दोनों ही आधार पर कंपनी के नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। 316 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी ने EBITDA जरूर पोस्ट किया है, जो कि EBITDA मार्जिन के लिहाज से देखा जाए तो रफली कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है 14.5% के आसपास इस तिमाही के अंदर आए हैं। तो EBITDA मार्जिन करीब 12 से 13% से बढ़ के 14.5% के आसपास आए हैं और EBIT वहाँ पर भी करीब 1.5 से 2% के आसपास का एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। इनपुट कॉस्ट स्लाइटली बढ़ी ज़रूर है, लेकिन अदरवाइज कंपनी की जो लो कॉस्ट इन्वेंट्री थी उसका एक बेनिफिट ज़रूर इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और साथ साथ कंपनी की जो एक्साइज ड्यूटी का ईज आउट होना हुआ है उससे कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी हुई है। विकास, आप कुछ कहना चाहेंगे? ब्रिटानिया के नंबर्स पर अच्छे नंबर्स आए हैं, 2.5% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है, सीक्वेंशली YOY दोनों ही आधार पर नंबर अच्छे हैं, ऑपरेशनल फ्रंट पे भी नंबर अच्छे हैं। मार्जिन 13.5% का एक अनुमान था, 14.5% का आंकड़ा आया है। आप क्या कहना चाहेंगे नंबर्स पे? अब बिल्कुल बेहतरीन शानदार नंबर है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और जिस तरह के नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं या नंबर्स रिपोर्ट किए हैं बहुत ही शानदार नतीजे हैं। बट मेरी राय में चूंकि स्टॉक में अभी उछाल आ गया तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। जिनके पास पड़े हैं उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और अगर कोई कारण से बाजार में गिरावट आती है और स्टॉक में भी गिरावट आती है तो उस समय खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जी चंदन, टेक्निकली आपको चार्ट्स कैसे लग रहे हैं ब्रिटानिया के? ब्रिटानिया का चार्ट काफी कंफर्टेबल है, एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, बट उस कंसोलिडेशन में हर डिक्लाइन में बाइंग आ रही थी और अब जिस हिसाब से ये अपना हर्डल 3000 के आसपास को होल्ड करके और उसको निकल के होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3100 3120 तक के मोमेंटम एक्सटेंड हो सकते हैं। तो पॉजिटिव हुआ और आज का ब्रेकआउट है, उस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं।